खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी का दौरा, उत्तराखंड दौरा कल। आपदा से नुकसान का जायजा लेंगे पीएम मोदी। दून में करेंगे हाई लेवल बैठक। सीएम धामी ने लिया पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जाने हालात। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को परखा। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। खुफिया एजेंसियों को किया गया सावधान। सीमांत क्षेत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को फिर शुरू करने पर मंथन। सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। क्षतिग्रस्त मार्गों को सुधारने का काम तेज। नैनीताल में सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी वाल में आई दरारें। पहाड़ी में हुए भूस्खलन के चलते आसपास के घरों में बड़ा खतरा। प्रशासन ने इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोकी। और रुड़की में सांपों के जहर का अवैध कारोबार का खुलासा। छापेमारी में 86 जहरीले सांप बरामद। काफी पहले ही हो चुका था लाइसेंस एक्सपायर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की मेजबानी करेंगे, जो कि 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून जाएंगे और शाम लगभग 4:15 बजे उत्तराखंड की बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान ऐतिहासिक शहर वाराणसी में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक स्थायी सभ्यतागत संबंध, आध्यात्मिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे बंधनों को रेखांकित करती है, जिसने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अद्वितीय संबंधों को आकार दिया है। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि राज्य को करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से जो क्षतिपूर्ति और मदद मांगी गई है वह और बढ़कर मिलेगी, जिससे प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस तरह की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान हम लोगों ने आंका है, 5,700 कुछ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बीच में दौरा, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। देहरादून से अगली खबर है, जहां सीएम धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को उन्होंने जांचा और परखा। कल उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती प्रदेश के साथ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट के अलावा जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट के अलावा कई जनप्रतिनिधि और समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। आप पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि
उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने सुल्तान आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनवसा से है, जहां नेपाल में हुई हिंसा के बाद पूरे बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि सीमा में सशस्त्र सीमा बल पुलिस को तैनात किया गया। साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों द्वारा भी सीमा पर लगातार नजर बनाई हुई है। नेपाल से भारत आने वाले नेपाली आम नागरिकों के लिए सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए सीमा पर सुविधा दी जा रही है। साथ ही भारत से नेपाल जाने वाले नागरिकों को जाने की अनुमति दी जा रही है। वो नेपाल से भारतीय मूल के निवासियों को भारत आने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में अगर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो उसका असर भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार आज बनवसा, मेलाघाट व टनकपुर के बाजारों में सन्नाटा भी देखने को मिला। हाँ, नेपाल से आ रहा हूँ। अच्छा। और बॉर्डर पर हाँ दिक्कत हुई, थोड़ा आईडी कार्ड को लेके, और लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे आर्मी वगैरह थे, जाने नहीं दे रहे थे। हम ऐसे आए शॉर्टकट लेके, वो खुद ही रास्ता बताए कि ऐसे जा सकते, तो हेल्प किए। तो हम बॉर्डर में आए, फिर वहाँ पे फिर हमको रोके और पूछे। इंडिया की तरफ से कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग बस अपना आईडी कार्ड चेक कर रहे अच्छे से और फिर जाने दे रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पचवाधून में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते आज भी डाक पत्थर क्षेत्र में खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमार कार्रवाई के दौरान 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को मोटर अधिनियम और अवैध खनन अधिनियम मामले में सीज किया गया है। आपको बता दें कि मानसून सीजन में तमाम नदियों के खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है, जो इन दिनों जारी है। इसके बावजूद अवैध खनन माफिया सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए अवैध खनन कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उफनाई नदियों में उतरकर अवैध खनन के दौरान अपनी जिंदगियों को भी दांव पर लगा रहे हैं, जिसके चलते कल भी कोतवाली विकासनगर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक व सामाजिक संकट से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सावधान किया है कि आपको बता दें असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैला सकते हैं। वहीं भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस हिंसा पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि गंभीर विषय इसको बताया। नेपाल पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है, ये बात विधायक ने कही। साथ ही उत्तराखंड जो कि सीमांत क्षेत्र, जो कि इसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता भी है, इसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया जा रहा है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र, और वहाँ जिस तरह का ये जो अभी दृश्य बना है उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर, तो उसको देखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, वो हम लोग कर भी रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें खंजरपुर क्षेत्र के एक गोदाम से सांपों के जहर का अवैध कारोबार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर यहां से 86 जहरीले सांप बरामद किए हैं। इनमें बेहद खतरनाक प्रजाति कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सांपों का इस्तेमाल जहर निकालकर काले बाजार में बेचने के लिए किया जा रहा था। दरअसल ये कार्रवाई पीपल फॉर
एनिमल्स यानी कि PFA संगठन की शिकायत पर हुई है। शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता ने वन विभाग को सूचना दी कि खंजरपुर क्षेत्र के एक गोदाम में लंबे समय से सांपों की तस्करी और जहर का अवैध धंधा चल रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम में छापेमारी की। जैसे ही गोदाम का ताला टूटा, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। छोटे छोटे डिब्बों और कंटेनरों में जहरीले सांप ठूस कर रखे गए थे। छापेमारी में कुल 86 सांप बरामद किए गए हैं। इनमें खास तौर पर 2 प्रजातियां कोबरा और रसेल वाइपर शामिल है, जिनका जहर काले बाजार में लाखों करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कारोबार का जो लाइसेंस पहले लिया गया था, वो काफी पहले ही एक्सपायर हो चुका था। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम करते हैं। सर क्या रखने की इसके बाद अनुमति किस तरीके जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है। वेमन मिला या नहीं मिला? नहीं, वेनम नहीं मिला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी ने नगर निगम में मेयर से मुलाकात करते हुए नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों पर संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध किया है। ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी ने कहा कि गोला नदी में खनन की मंदी और बागेश्वर खड़िया खनन बंद हो जाने से ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों को धंधा पूरी तरह से मंदा पड़ा हुआ है। ऐसे में उनके ऊपर संपत्ति कर लगाना अन्याय साबित होगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा मेयर गजराज बिष्ट से मुलाकात कर संपत्ति कर न लगाए जाने की मांग की गई। इस हल्द्वानी निगम में रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि निगम चलाने में, निगम के काम में, निगम द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें हम आप सबका सहयोग चाहिए, सभी लोगों का, वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, और निगम हमेशा आपके साथ खड़ा है। उनको भी यही कहा है कि उन्होंने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई हैं। मैंने कहा कि मैं 7 फरवरी से मैं मेयर बना हूँ, अभी तक आप किसी समस्या को लेकर मेरे पास आए नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि जितनी भी आपकी समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर की, उन सभी समस्याओं को लेकर एक बार मुझे दें। निश्चित रूप से उसमें से जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। पहले ये पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में नोटिस बांटे गए थे संपत्ति कर को लेके। अब उसमें आज हमने प्रदर्शन भी किया था, फिर आज माननीय मेयर साहब के पास आए कि हम लोगों ने अपनी पीड़ा इनको बताई कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की पिछले कई सालों से बहुत बुरा हाल है, कारोबार दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है, फाइनेंशियली फाइनेंशियल पोजीशन बहुत पुअर है ट्रांसपोर्टर की, टैक्स देने के बिल्कुल सक्षम नहीं है वो, मतलब इतना भार है कि उसके बाद क्या है कि पहाड़ों में खड़िया बंद हो गई, गोला खनन का काम भी बहुत मंदे दौर से गुजर रहा है। हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में इसके अलावा कोई जरिया भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है कि आदमी यहाँ से खड़िया की आवक जाना और आना लगा रहता है। मांग यही थी कि जो हमारे पास ये अभी ये कर लगाया गया है इसको भी माफ़ किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इतनी स्थिति नहीं है कि उसको जो है हर आदमी सर्वाइव कर सके उसको जो है, तो इसीलिए हम उनके लिए आए थे कि भाई इसको जो है क्षमा किया जाए, इसको कर को जो है। तो अभी मेयर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे कोई रणनीति और बनती है तो फिर आगे जो हिसाब से देखा जाएगा जो भी। व्यापारियों को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करने की पोजीशन पर लगी हुई है गवर्नमेंट, कोई काम नहीं है। हम लोग काम से मतलब आज जब कोरोना टाइम से काम की बिल्कुल पोजीशन ख़त्म है, खरिया बंद, गोला बंद, अभी ये पहाड़ बरसात की आपदा आई इससे परेशान, ऊपर से फिर ये टैक्स का मसला रख दिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से
अलमा कॉटेज क्षेत्र का सीसी मार्ग धंसने के साथ ही सेफ्टी वॉल में दरारें आ गई हैं। पहाड़ी में हुए भूस्खलन के चलते आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश और सालों से बने धंसाव की स्थिति के कारण ये खतरा और बढ़ गया है, जिससे प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा उपाय करते हुए इलाके में वाहन की आवाजाही रोक दी है। स्थानीय लोग तत्काल सुरक्षा उपाय और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सड़क के तेजी से धंसने और सेफ्टी वॉल में दरारों के कारण ऊपर स्थित कई घरों पर गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं मामले में एसडीएम नवाजिस खालिद का कहना है कि उनके द्वारा भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण कर भूस्खलन क्षेत्र के स्थायी उपचार के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक के वजह से टूट गई है और ये सीसी रोड है, जबकि इसमें लोड कर्ज नहीं होता है। इसमें जितने भी ट्रक फरक आते हैं और क्या नाम कहते हैं, जितने ये सीमेंट रेता बजरी जो आता है, और पर्यटकों की गाड़ियाँ इतनी लंबी चौड़ी आती हैं कि ये रोड हिल जाती है। तो हाल ही में ये डीएम साहब ने नैनीताल को दे रखा है यहाँ के विधायक द्वारा कि भैया उसमें 40-45 आदमी यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही खतरा है। वो कई बार यहाँ फोटो ले गए हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और आज से नहीं 10 साल पुराना, अगर इसमें सरकार ध्यान नहीं देती है रुकेगा नहीं आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मानसून सीजन के दौरान जनपद में आई आपदा के बाद दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को पुनः सुचारू कराने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने कहा कि धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा बीते दिन से शुरू हो चुकी है, लेकिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अनेक स्थानों पर बाधित होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा अगले 13 सितंबर से शुरू कराने का निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मौसम और सड़क मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजा जा रहा है। वर्तमान में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू नालू पानी संवेदनशील स्थान है, जहां रुक रुक के भूस्खलन हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थानों में सड़क मार्ग को सुचारू करने हेतु पर्याप्त मशीनरी एवं टीमें तैनात की गई हैं। कार्य पे तांबाखानी के पीछे कूड़ा लीगेसी वेस्ट में कहूँगा काफ़ी सालों से रखा हुआ है। उसको लेकर नगर पालिका से मेरी अभी रिसेंटली तो बात नहीं हुई थी, लेकिन करीब 15-20 दिन पहले बात हुई थी, जब ये मैसेज मिला था कि कुछ कूड़ा नदी में गिरा है। मैंने मीडिया के थ्रू ही देखा था, तब मेरी बात हुई थी। तो उनका ही कहना था कि जिस एजेंसी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो एजेंसी बरसात का समय पे, क्योंकि कावड़ में हमने बंद किया था, नॉट अलाउड था उस समय, रास्ते ब्लॉक किए थे बड़ी गाड़ियों के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां पंतनगर में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मंत्री जोशी खेड़ा स्थित आशुतोष विद्या मंदिर पहुंचे, जहां जयंती कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। अपने संबोधन में मंत्री जोशी ने कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत पंडित पंत का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कुली बेगार और जमींदारी प्रथा के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया और राष्ट्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसका श्रेय भी पंडित पंत की दूरदृष्टि को ही जाता है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। हरित क्रांति के जनक और पंतनगर विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय पंत जी की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर उस महान नायक को नमन करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एशिया में ये पहला कृषि का विश्वविद्यालय था। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का